नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी सीआईसी से जुड़े आरबीआई के सबसे जरूरी नियमों को रिवाइज करेंगे। ये नियम आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्रेडिट संस्थानों यानी सीआई के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी सीआईसी की मेंबरशिप के बारे में क्या जरूरी है। What requirement is specified for all credit institutions, CIs, regarding their membership with credit information companies, CICs? Option A. CIs must become members of at least one CIC, registered with the RBI. Option B. CIs must become members of all the CICs, registered with the RBI. Option C. CIs must choose a single CIC to be their exclusive reporting partner. Option D. CIs are only required to become members if their asset size exceeds a certain threshold. सही जवाब है ऑप्शन बी। नियमों के मुताबिक सभी क्रेडिट संस्थानों को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड सभी सीआईसी का मेंबर बनना जरूरी है। वो सिर्फ एक को नहीं चुन सकते। मान लीजिए कोई नया बैंक शुरू होता है, तो उसे भारत में काम कर रहे सभी 4 सीआईसी की मेंबरशिप लेनी होगी। अगला सवाल सीआईसी मेंबरशिप फीस की सीमा के बारे में है। सीआईसी मेंबरशिप फीस के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding CIC membership fees for credit institutions, CIs, are correct? 1. The one-time membership fee charged by a CIC from a CI shall not exceed rupees 10,000. 2. The one-time membership fee charged by a CIC from a CI shall not exceed rupees 5,000. 3. The annual fee charged by a CIC from a CI shall not exceed rupees 10,000. 4. The annual fee charged by a CIC from a CI shall not exceed rupees 5,000. Option A. 1 and 4. Option B. 1 and 3. Option C. 2 and 3. Option D. 2 and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 4 सही हैं। आरबीआई के निर्देश साफ हैं। कोई भी सीआईसी एक नए क्रेडिट संस्थान से 10,000 रुपए से ज्यादा की वन टाइम मेंबरशिप फीस नहीं ले सकता। साथ ही हर साल की सालाना फीस भी 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे देखते हैं कि स्पेसिफाइड यूजर्स को किन नियमों का पालन करना होता है। स्पेसिफाइड यूजर्स कैटेगरी की संस्थाओं को यह बताना होता है कि वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। सीआईसी को यह अंडरटेकिंग उनसे कितनी बार लेनी होती है? CICs must obtain an undertaking on a basis from entities categorized as specified users under Clause J of Regulation 3, stating they are complying with the eligibility criteria. Option A. Monthly. Option B. Quarterly. Option C. Half yearly. Option D. Annual. सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तिमाही आधार पर। स्पेसिफाइड यूजर्स वो संस्थाएं होती हैं जिन्हें कुछ खास कामों के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन देखने की इजाजत होती है। सीआईसी को यह पक्का करना होता है कि ये यूजर्स सभी जरूरी शर्तों और ऑपरेशनल गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। इसलिए उनसे हर तिमाही यानी हर 3 महीने में एक अंडरटेकिंग ली जाती है। अगला सवाल क्रेडिट इंफॉर्मेशन जमा करने के नियमों पर है। क्रेडिट संस्थानों द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी जमा करने के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही हैं?
Which of the following statements regarding the submission of credit information by credit institutions, CIs, to credit information companies, CICs, are correct? 1. CIs must submit data on credit information to at least one CIC. 2. Credit information must be updated regularly, on a monthly basis. 3. The submission of credit information to CICs must be completed within 7 calendar days of the relevant reporting fortnight. 4. CIs must report data on credit information, including historical data, to all CICs. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 2 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 3 और 4 सही हैं। क्रेडिट संस्थानों को अपने बोरोअर्स का सारा डेटा, पुराना और नया, सभी सीआईसी को देना होता है। यह जानकारी हर 15 दिन, फोर्टनाइटली, में अपडेट होनी चाहिए और रिपोर्टिंग पखवाड़ा खत्म होने के 7 कैलेंडर दिनों के अंदर यह डेटा सीआईसी को जमा करना जरूरी है। क्या बैंकों को ग्राहकों से जानकारी शेयर करने के लिए सहमति या कंसेंट लेने की जरूरत है? जानते हैं अगले सवाल में। बैंकों को सीआईसी के साथ क्रेडिट जानकारी शेयर करते समय ग्राहकों से कंसेंट क्लॉज पर जोर देने की जरूरत क्यों नहीं है? Why is the consent clause from borrowers no longer required to be insisted upon by banks when sharing credit information with credit information companies, CICs? Option A. Because the Credit Information Companies Regulations Act 2005, (CICRA) provides the statutory backing for sharing such information. Option B. Because individual borrowers are now required to submit their consent directly to the CICs. Option C. Because consent is only required for sharing information with specified users, not CICs. Option D. Because the consent clause was replaced by the Uniform Credit Reporting Format, UCRF. सही जवाब है ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशंस एक्ट 2005 यानी सीक्रा इस काम को कानूनी आधार देता है। जब यह कानून लागू हुआ तो यह तय हो गया कि बैंकों को जानकारी शेयर करने के लिए ग्राहकों से अलग से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। यह कानून का हिस्सा है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। सभी सीआई को सभी सीआईसी का मेंबर बनना जरूरी है। मेंबरशिप फीस एक बार 10,000 और सालाना 5,000 रुपए तक। स्पेसिफाइड यूजर्स को हर तिमाही अंडरटेकिंग देनी होती है। सीआई को हर 15 दिन में 7 दिन के अंदर सभी को डेटा देना होता है। सीक्रा एक्ट 2005 की वजह से अब कंसेंट क्लॉज जरूरी नहीं है। अगर किसी क्रेडिट संस्थान का सर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सीओआर या लाइसेंस रद्द हो जाता है तो सीआईसी को क्या कार्रवाई करनी होती है? In the event of a cancellation of a credit institution's CI certificate of registration, COA, or license, what action are credit information companies CICs required to take? Option A. Immediately delete all records of the CI's borrowers. Option B. Freeze the credit scores of all affected borrowers. Option C. Insert a suitable disclaimer in the borrower's records to reflect the non-updatability of the record due to the CI's closure. Option D. Transfer all borrower data to an active CI designated by the RBI. सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगर कोई सीआई बंद हो जाता है तो सीआईसी को उसके बोरोअर्स के रिकॉर्ड में एक जरूरी डिस्क्लेमर डालना होता है। यह डिस्क्लेमर बताता है कि सीआई के बंद होने के कारण इस रिकॉर्ड को अब अपडेट नहीं किया जा सकता है। डेटा डिलीट नहीं किया जाता, बस यह जानकारी जोड़ दी जाती है। अगर सीआईसी किसी डेटा को रिजेक्ट कर दे तो सीआई को उसे कितने दिन में ठीक करना होता है? अगर सीआईसी से कोई डेटा रिजेक्ट हो जाता है तो क्रेडिट संस्थानों को उस रिजेक्टेड डेटा को ठीक करके कितने दिनों के भीतर सीआईसी को वापस अपलोड करना होता है? Credit institutions, CIs, shall rectify the rejected data and upload the same with the credit information companies, CICs, within of receipt of such rejection report. Option A 7 days. Option B 15 days. Option C 30 days. Option D 2 working days. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 7 दिनों के भीतर। डेटा क्वालिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई सीआई डेटा भेजता है और सीआईसी की जांच में वह रिजेक्ट हो जाता है तो सीआई को रिजेक्शन रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के अंदर उस डेटा की गलतियां सुधारनी होती हैं और उसे फिर से अपलोड करना होता है। अगला सवाल डेटाबेस में आइडेंटिफायर की गलतियों की जांच के बारे में है। सीआईसी को अपने डेटाबेस में आइडेंटिफायर से जुड़ी गलतियों जैसे पैन, नाम या पते में गड़बड़ी को पहचानने के लिए कितनी बार जांच करनी जरूरी है? How frequently are credit information companies, CICs, required to undertake periodic exercises or checks to identify identifier inconsistencies in their databases? Option A. At least once a month. Option B. At least once in a quarter. Option C. At least once in a half year. Option D. At least once a year. सही जवाब है ऑप्शन बी। सीआईसी को कम से कम हर तिमाही में एक बार यानी हर 3 महीने में यह जांच करनी होती है। इस जांच का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं एक ही ग्राहक के अलग अलग आइडेंटिफायर जैसे नाम, पैन या पता में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जांच के नतीजों को वे फिर सुधार के लिए संबंधित सीआई के साथ शेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं डेटा क्वालिटी इंडेक्स DQI किन 3 सेगमेंट्स के लिए तैयार किया जाता है? वो कौन से 3 अलग अलग सेगमेंट हैं जिनके लिए सीआईसी को डेटा क्वालिटी इंडेक्स DQI तैयार करना और देना जरूरी है? For which 3 distinct segments are credit information companies, CICs, required to prepare and provide a data quality index, DQI? Option A. Public sector, private sector, and foreign banks. Option B. Salaried, self-employed, and corporate. Option C. Consumer, commercial, and microfinance. Option D. Tier 1, Tier 2, and Tier 3 cities. सही जवाब है ऑप्शन सी। सीआईसी को 3 खास सेग के लिए DQI तैयार करना होता है: कंज्यूमर, कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस। यह इंडेक्स यह मापने में मदद करता है कि क्रेडिट संस्थान जो डेटा जमा कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। डेटा क्वालिटी इंडेक्स DQI के रिव्यू और रिपोर्टिंग के बारे में कौन से नियम सही हैं? डेटा क्वालिटी इंडेक्स DQI के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं? Which of the following statements regarding the Data Quality Index DQI are correct? 1. CICs must provide DQI scores to member CIs on an annual basis. 2. CIs are advised to undertake a half-yearly review of the DQI for all segments. 3. The DQI score for the consumer segment is computed as a weighted average of 5 level DQI scores.
4. A report on DQI issues identified and corrective steps taken must be placed before the CI's top management for review. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2 और 4 सही हैं। क्रेडिट संस्थानों सीआई को सलाह दी जाती है कि वे सभी सेक के लिए डीक्यूआई की छमाही समीक्षा यानी हर 6 महीने में रिव्यू करें। साथ ही इस रिव्यू में जो भी समस्याएं पाई गईं और उन्हें ठीक करने के लिए जो कदम उठाए गए उसकी एक रिपोर्ट सीआई के टॉप मैनेजमेंट के सामने पेश की जानी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। सीआई बंद होने पर सीआईसी को नॉन अपडेटेबल डिस्क्लेमर डालना होता है। सीआई को रिजेक्टेड डेटा 7 दिन में ठीक करके रीअपलोड करना होता है। सीआईसी को हर तिमाही आइडेंटिफायर की गड़बड़ियों की जांच करनी होती है। डीक्यूआई को कंज्यूमर, कमर्शियल और माइक्रोफाइनेंस के लिए बनाना जरूरी है। सीआई को छमाही डीक्यूआई रिव्यू करके टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। ग्राहकों को आसानी से समझने के लिए सभी सीआईसी द्वारा क्रेडिट स्कोर को किस रेंज में कैलिब्रेट किया जाना चाहिए? To facilitate understanding and interpretation, credit scores shall be calibrated from by all credit information companies, CICs. Option A. 100 to 1000. Option B. 300 to 900. Option C. 500 to 1000. Option D. 100 to 500. सही जवाब है ऑप्शन बी। आरबीआई ने यह अनिवार्य कर दिया है कि भारत में सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे सिबिल, इक्विफैक्स आदि क्रेडिट स्कोर को 300 से 900 की रेंज में ही दिखाएंगी। इससे यह पक्का होता है कि अलग अलग कंपनियों के स्कोर की तुलना करना आसान हो। मान लीजिए एक ग्राहक का स्कोर 750 है, तो यह हर जगह अच्छा माना जाएगा। एक व्यक्ति को कितनी बार फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट एफएफसीआर मिल सकती है? जानते हैं अगले सवाल में। एक व्यक्ति जिसका क्रेडिट स्कोर उपलब्ध है उसे सीआईसी से कितनी बार एक फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट एफएफसीआर में क्रेडिट स्कोर के पाने का अधिकार है? How frequently are individuals entitled to receive one free full credit report FFCR, including a credit score, from credit information companies, CICs? Option A. Once per quarter, January to March, April to June, etc. Option B. Once at any time during a year, January, December. Option C. Once every 6 months, January to June and July to December. Option D. Only upon lodging a formal dispute. सही जवाब है ऑप्शन बी। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह हर कैलेंडर साल यानी जनवरी से दिसंबर में एक बार किसी भी समय अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर मुफ्त में ले सकता है। यह हर सीआईसी से साल में एक बार लिया जा सकता है। अगर कोई ग्राहक अपनी रिपोर्ट जांचना चाहता है तो वह हर सीआईसी की वेबसाइट पर जाकर साल में एक बार मुफ्त में यह रिपोर्ट निकाल सकता है। अगला सवाल एक अर्सशन रीजन टाइप का है जो पहले रिजेक्ट हुए लोन्स की रिपोर्टिंग से जुड़ा है। इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दें। अर्सशन ए कहता है कि ग्राहक को पहले रिजेक्ट किए गए लोन्स की जानकारी सीआईसी द्वारा रिपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। रीजन आर कहता है कि ऐसी जानकारी रिपोर्ट करना ग्राहक के हितों के खिलाफ हो सकता है।
Consider the following statements. Assertion A. Information relating to loans that were previously declined to a customer shall not be reported by credit information companies, CICs. Reason R. Reporting such information could be prejudicial to the interests of the customer, as a rejection by one credit institution, CI, might be used as a ground for rejection by another CI. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन को सही समझाता है। सीआईसी को यह निर्देश है कि वे रिजेक्टेड लोन्स की जानकारी अपनी रिपोर्ट में न दिखाएं। इसका कारण यह है कि अगर एक बैंक किसी का लोन रिजेक्ट करता है, तो दूसरा बैंक उस रिजेक्शन को देखकर ही शायद लोन देने से मना कर दे, जो ग्राहक के लिए सही नहीं होगा। जब कोई थर्ड पार्टी संस्था सहमति के आधार पर क्रेडिट जानकारी लेती है, तो उसे स्टोर करने के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding the retention of credit information by third-party entities obtained via consent are correct? 1. Information must be stored only for the time to satisfy the purpose until consent is withdrawn, or for 6 months, whichever is earliest. 2. If the purpose is not fulfilled within 6 months, the entity must seek fresh consent from the individual to retain the information. 3. The maximum period information can be stored, even with extensions, is 12 months. 4. If the purpose is not fulfilled in 6 months, the entity must delete the data and cannot request it again. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। जब कोई थर्ड पार्टी आपकी सहमति से आपकी क्रेडिट जानकारी लेती है, तो वह उसे सिर्फ 6 महीने या काम पूरा होने तक या आपकी सहमति वापस लेने तक, जो भी पहले हो, ही रख सकती है। अगर 6 महीने में काम पूरा नहीं होता है, तो उन्हें जानकारी रखने के लिए आपसे दोबारा यानी फ्रेश कंसेंट लेनी होगी। सीआईसी के इंक्वायरी मॉड्यूल में एक खास सबफील्ड का नाम क्या होना चाहिए? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज सीआईसी के इंक्वायरी मॉड्यूल में एक सबफील्ड का नाम बिजनेस लोन डायरेक्टर सर्च होना जरूरी है। One of the subfields in the inquiry module of credit information companies, CICs, must be invariably designated as Business Loan Director Search. Option A. Soft inquiry, score unaffected. Option B. Hard inquiry, score affected. Option C. Internal review, no record. Option D. Preliminary check, consent pending. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह एक सॉफ्ट इंक्वायरी स्कोर अनएड होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि जब कोई बैंक किसी कंपनी के डायरेक्टर की जांच बिजनेस लोन के लिए करे, तो डायरेक्टर के पर्सनल क्रेडिट स्कोर पर कोई हार्ड इंक्वायरी न दिखे। सॉफ्ट इंक्वायरी से क्रेडिट स्कोर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। सभी सीआईसी को स्कोर 300 से 900 की रेंज में दिखाना जरूरी है। हर व्यक्ति को हर साल हर सीआईसी से एक फ्री रिपोर्ट मिल सकती है। पहले रिजेक्ट हुए लोन्स की जानकारी सीआईसी रिपोर्ट नहीं कर सकते।
थर्ड पार्टी डेटा 6 महीने रख सकती है, ज्यादा के लिए नई सहमति चाहिए। बिजनेस लोन डायरेक्टर सर्च एक सॉफ्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। जब कोई सीआईसी किसी व्यक्ति की क्रेडिट जानकारी उसकी सहमति के आधार पर किसी थर्ड पार्टी को शेयर करती है, तो उस जानकारी को कहाँ प्रोसेस और स्टोर किया जाना जरूरी है? When a credit information company, CIC, shares credit information of an individual with a third-party entity based on consent, where must that information be processed and stored? Option A. In India. Option B. In any country, provided it has CISA equivalent data protection laws. Option C. Within the Commonwealth of Nations. Option D. In the same country where the third-party entity is headquartered. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इंडिया में। यह डेटा सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी नियम है। अगर कोई थर्ड पार्टी, जैसे कोई फिनटेक ऐप, आपकी सहमति से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट लेती है, तो उसे उस डेटा को भारत में ही प्रोसेस और स्टोर करना होगा। उस डेटा को भारत से बाहर ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है। जो संस्थाएं सहमति के आधार पर क्रेडिट जानकारी लेती हैं, उनका आईएस ऑडिट कौन करवाता है? उन संस्थाओं का इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएस ऑडिट करने के लिए सीआईएसए सिसा सर्टिफाइड ऑडिटर को नियुक्त करने के लिए कौन जिम्मेदार है, जो सहमति के आधार पर क्रेडिट जानकारी प्राप्त करती हैं? Who is responsible for appointing the CISA certified auditor to conduct the information system (IS) audit of entities that receive credit information based on individual consent? Option A. The Reserve Bank of India (RBI). Option B. The Credit Information Company (CIC) that shares the data. Option C. The entity itself, the one receiving the information. Option D. A consortium of all member credit institutions, CIs. सही जवाब है ऑप्शन सी। वह संस्था खुद, यानी जो जानकारी प्राप्त कर रही है, एक सीआईएसए सर्टिफाइड ऑडिटर को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सीआईसी अपने एग्रीमेंट में यह क्लॉज शामिल करता है कि थर्ड पार्टी को यह ऑडिट खुद करवाना होगा। यह ऑडिट पक्का करता है कि वे डेटा को सुरक्षित रख रहे हैं। अगर डेटा में कोई गलती है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब कोई क्रेडिट संस्थान सीआई गलत डेटा सबमिट करता है, तो उसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी के डेटाबेस में अपडेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? When a credit institution, CI, corrects erroneous data, who is responsible for updating that data in the Credit Information Company's CIC database? Option A. The CIC, which rectifies the data independently. Option B. The CI, which must rectify the data at the source. Option C. The borrower, who must submit a correction form to the CIC. Option D. The RBI, which mediates the data correction. सही जवाब है ऑप्शन बी। डेटा को सोर्स पर, यानी जहां से वह आया है, वहीं ठीक किया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी क्रेडिट संस्थान सीआई की है। मान लीजिए आपके बैंक ने आपके लोन की गलत जानकारी भेज दी, तो बैंक को ही उसे अपने सिस्टम में ठीक करना होगा और फिर सही जानकारी सीआईसी को भेजनी होगी। सीआईसी खुद डेटा नहीं बदल सकता। अगर किसी की क्रेडिट रिपोर्ट में सुधार किया जाता है, तो सीआईसी को यह करेक्टेड रिपोर्ट मुफ्त में किसे देनी होती है? अगर किसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सीआईआर में कोई सुधार किया जाता है, तो सीआईसी को उस सुधारी हुई रिपोर्ट की एक फ्री कॉपी किसे देनी जरूरी है? If a correction is carried out in a credit information report, CIR, to whom must the credit information company, CIC,
provide a free copy of the corrected report? Option A. Only to the borrower who raised the dispute. Option B. Only to the credit institution, CI, that submitted the incorrect data. Option C. To anyone to whom the report had been issued during the previous 6 months. Option D. To all members of the CIC, as a general notification. सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर कोई रिपोर्ट ठीक की जाती है तो CIC को वह करेक्टेड रिपोर्ट उन सभी को मुफ्त में भेजनी होती है जिन्हें पिछले 6 महीनों के दौरान वह गलत रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें बोरोअर और वे बैंक या कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में वह रिपोर्ट देखी थी। क्रेडिट संस्थानों को CIR का इस्तेमाल कहाँ शामिल करना जरूरी है? क्रेडिट संस्थानों CI को क्रेडिट निर्णय लेने के लिए एक या एक से अधिक CIC से क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR प्राप्त करने के लिए अपने में जरूरी प्रावधान शामिल करने होंगे। Credit institutions, CIs, must include in their suitable provisions for obtaining credit information reports, CIRs, from one or more CICs for credit decisions. Option A. Marketing materials. Option B. Annual financial statements. Option C. Loan policies credit appraisal processes. Option D. Customer service charters. सही जवाब है ऑप्शन सी। सभी क्रेडिट संस्थानों को अपनी लोन पॉलिसीज या क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस में यह नियम शामिल करना जरूरी है। उन्हें यह पक्का करना होता है कि कोई भी क्रेडिट जैसे लोन या क्रेडिट कार्ड देने का फैसला ग्राहक की क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखने के बाद ही लिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का रिवीजन करते हैं। थर्ड पार्टी को शेयर किया गया क्रेडिट डेटा भारत में ही स्टोर और प्रोसेस होना चाहिए। जानकारी लेने वाली संस्था खुद अपने IS ऑडिट के लिए ऑडिटर नियुक्त करती है। गलत डेटा को सोर्स पर ठीक करने की जिम्मेदारी CI की है। CIC को करेक्टेड रिपोर्ट पिछले 6 महीने के सभी यूजर्स को फ्री भेजनी होती है। CI को अपनी लोन पॉलिसी में CIR प्राप्त करना शामिल करना जरूरी है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अपनी वेबसाइट पर जब्त की गई संपत्तियों वाले बोरोअर्स की जानकारी दिखानी होती है। इस लिस्ट को कितनी बार अपडेट किया जाना जरूरी है? Credit institutions, CIs, that are secured creditors under the SURFACE Act 2002 must display information about borrowers whose secured assets have been possessed. How often must this list be updated on their website? Option A. Daily. Option B. Weekly. Option C. On a monthly basis. Option D. On a quarterly basis. सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मासिक आधार पर। जो CI सरफेसी एक्ट के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उन्हें उन बोरोअर्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डालनी होती है जिनकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। यह जरूरी है कि इस लिस्ट को हर महीने अपडेट किया जाए। अगला सवाल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप TWG के बारे में है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप TWG के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding the technical working group TWG are correct? 1. The TWG is required to review data reporting formats at least once a year and make recommendations. 2. The 4 credit information companies act as the convener of the TWG by rotation, in alphabetical order, for each calendar year. 3. The TWG's primary function is to set the annual membership fees for credit institutions. 4. The convener of the TWG is appointed by the RBI for a 2-year term.
Option A 1 and 2 only. Option B 1 and 4 only. Option C 2 and 3 only. Option D 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। टेक्न वर्किंग ग्रुप को साल में कम से कम एक बार डेटा रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स को रिव्यू करना होता है। साथ ही भारत की चारों सीआईसी हर कैलेंडर साल रोटेशन में अल्फाबेटिकल आर्डर में इस ग्रुप की कन्वेनर बनती हैं। अब देखते हैं टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के स्टैंडिंग सबग्रुप के बारे में। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप TWG के स्टैंडिंग सबग्रुप के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding the standing subgroup of the technical working group TWG are correct? 1. The subgroup functions as an advisory and collaborative body on technical aspects of credit information reporting. 2. The subgroup is required to meet at least on a half-yearly basis. 3. The subgroup's primary role is to publish the Annual Data Quality Index (DQI). 4. The subgroup is required to meet at least once in a quarter. Option A 1 and 2 only. Option B 1 and 4 only. Option C 2 and 3 only. Option D 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। यह सबग्रुप क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के तकनीकी पहलुओं पर एक सलाहकार और सहयोगी संस्था के रूप में काम करता है। इस सबग्रुप को कम से कम हर 6 महीने में एक बार मिलना जरूरी है। सीआईसी को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल अलर्ट कब भेजना जरूरी है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज सीआईसी को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट कब भेजना जरूरी होता है? When are credit information companies CICs required to send alerts via SMS or email to customers? Option A. Every time the customer's credit score changes. Option B. When the customer's credit information report (CIR) is accessed by a specified user (SUP). Option C. Once a month with a summary of their account. Option D. Only when a customer's account becomes delinquent. सही जवाब है ऑप्शन बी। जब भी कोई स्पेसिफाइड यूजर जैसे कोई बैंक या लेंडिंग कंपनी आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR) को एक्सेस करता है तो सीआईसी को आपको एक अलर्ट भेजना जरूरी है। मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक ने आपकी सिबिल रिपोर्ट निकाली तो आपको तुरंत एक एसएमएस या ईमेल आएगा। और क्रेडिट संस्थानों सीआई को ग्राहकों को अलर्ट कब भेजना होता है? क्रेडिट संस्थानों सीआई को अपने ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट कब भेजना जरूरी होता है? When are credit institutions CIs required to send alerts via SMS or email to their customers? Option A. When submitting information to CICs regarding a default or days past due (DPD) in existing credit facilities. Option B. Every time a loan repayment is successfully processed. Option C. When a customer's credit limit is increased. Option D. Before approving a new loan application. सही जवाब है ऑप्शन ए। जब कोई सीआई जैसे आपका बैंक आपकी किसी मौजूदा क्रेडिट फैसिलिटी जैसे लोन या कार्ड पर डिफॉल्ट या डेज पास्ट ड्यू (DPD) की जानकारी सीआईसी को सबमिट करता है तो उसे आपको अलर्ट भेजना जरूरी है। इससे ग्राहक को पता चल जाता है कि उसकी रिपोर्ट में एक नेगेटिव जानकारी दर्ज की जा रही है।
चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का रिवीजन करते हैं। सरफेसी के तहत जब्त संपत्ति की लिस्ट वेबसाइट पर हर महीने अपडेट होनी चाहिए। TWG फॉर्मेट्स को सालाना रिव्यू करता है। कन्वेनर रोटेशन से बनते हैं। TWG का सबग्रुप एक सलाहकार बॉडी है जो छमाही बैठक करता है। जब कोई स्पेसिफाइड यूजर रिपोर्ट एक्सेस करे तो CIC को अलर्ट भेजना होगा। डिफॉल्ट या DPD रिपोर्ट करते समय CI को ग्राहक को अलर्ट भेजना होगा। क्रेडिट संस्थानों CI को अपने नोडल पॉइंट या अधिकारी में किसी भी बदलाव की जानकारी CIC को कितने दिनों के भीतर देनी होती है? Credit institutions CIs must inform credit information companies CICs of any changes in their nodal point official within of such a change. Option A 5 calendar days. Option B 10 working days. Option C 30 calendar days. Option D 2 calendar days. सही जवाब है ऑप्शन ए। CI और CIC के बीच सही तालमेल के लिए यह जरूरी है। अगर कोई CI अपने नोडल अधिकारी, जो संपर्क का मुख्य बिंदु होता है, को बदलता है, तो उसे इस बदलाव के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर सभी CIC को सूचित करना होता है। अगर कोई CI ग्राहक के डेटा करेक्शन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई क्रेडिट संस्थान CI किसी ग्राहक के डेटा करेक्शन के अनुरोध को अस्वीकार रिजेक्ट कर देता है, तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? What action must a credit institution CI take if it rejects a customer's request for data correction? Option A inform the customer of the reasons for the rejection. Option B forward the request directly to the RBI Ombudsman. Option C delete the disputed information from the customer's file. Option D charge the customer a fee for a manual review. सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर कोई ग्राहक अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में गलती सुधारने के लिए कहता है और CI को लगता है कि डेटा सही है और रिक्वेस्ट रिजेक्ट होनी चाहिए, तो CI को ग्राहक को इस रिजेक्शन का कारण बताना होगा। मान लीजिए, ग्राहक कहता है कि उसने डिफॉल्ट नहीं किया, पर बैंक के पास सबूत है, तो बैंक रिजेक्ट करेगा और ग्राहक को कारण बताएगा। अगला सवाल रूट कॉज एनालिसिस RCA और एल्गोरिदम रिव्यू की फ्रीक्वेंसी पर है। रूट कॉज एनालिसिस RCA और एल्गोरिदम रिव्यू के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding root cause analysis RCA and algorithm reviews are correct? 1. CIs must undertake RCA of customer grievances at least on a half-yearly basis. 2. CIs must undertake RCA of customer grievances at least on an annual basis. 3. CICs must conduct a periodic review of their search and match logic algorithm at least on a half-yearly basis. 4. CICs must conduct a periodic review of their search and match logic algorithm at least on an annual basis. Option A 1 and 3. Option B 1 and 4. Option C 2 and 3. Option D 2 and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। क्रेडिट संस्थानों CI को ग्राहकों की शिकायतों का रूट कॉज एनालिसिस यानी समस्या की जड़ का विश्लेषण कम से कम हर 6 महीने में एक बार करना होता है। इसी तरह क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज CIC को भी अपने सर्च एंड मैच लॉजिक, जिससे वे सही व्यक्ति की पहचान करते हैं, का रिव्यू कम से कम हर 6 महीने में एक बार करना होता है।
अगर शिकायत 30 दिनों में हल नहीं होती है तो शिकायतकर्ता को कितना मुआवजा कंपनसेशन मिलता है? अगर किसी शिकायतकर्ता की शिकायत क्रेडिट जानकारी के संबंध में 30 कैलेंडर दिनों के भीतर हल नहीं की जाती है तो वह कितने मुआवजे कंपनसेशन का हकदार है? What is the compensation amount a complainant is entitled to if their complaint regarding credit information is not resolved within 30 calendar days? Option A. Rupees 50 per calendar day. Option B. Rupees 100 per calendar day. Option C. A one-time payment of rupees 1000. Option D. A one-time payment of rupees 500. सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर शिकायत दर्ज करने के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर उसका समाधान नहीं होता है तो शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन 100 रुपए का मुआवजा पाने का अधिकार है। यह मुआवजा तब तक मिलता रहेगा जब तक शिकायत का समाधान नहीं हो जाता। अगला सवाल सीआईसी के लिए डेटा प्रोसेस करने की डेडलाइन के बारे में है। सीआईसी द्वारा डेटा प्रोसेस करने की डेडलाइन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding CIC data processing deadlines are correct? 1. CICs must ingest credit information data received from CIs into their databases within 5 calendar days of its receipt. 2. If data is rejected, the CIC must communicate this rejection with reasons to the CI within 7 calendar days of receiving the data. 3. The maximum time limit to ingest data is 7 calendar days. 4. The time limit for ingesting data and rejecting data is the same, 5 calendar days. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। सीआईसी के पास सीआई से मिले डेटा को अपने डेटाबेस में डालने यानी इंजेस्ट करने के लिए 5 कैलेंडर दिनों का समय होता है। अगर डेटा रिजेक्ट होता है तो सीआईसी को रिजेक्शन के कारणों के साथ 7 कैलेंडर दिनों के भीतर सीआई को सूचित करना होता है। चलिए अब क्वेश्चन 26 से 30 तक का रिवीजन करते हैं। सीआई को नोडल अधिकारी बदलने की जानकारी 5 कैलेंडर दिन में देनी होगी। डेटा करेक्शन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने पर सीआई को ग्राहक को कारण बताना होगा। सीआई, आरसीए और सीआईसी एल्गोरिदम को छमाही रिव्यू करना जरूरी है। 30 दिन से ज्यादा देरी पर 100 रुपए प्रति दिन का मुआवजा देना होगा। सीआईसी की डेडलाइन 5 दिन में डेटा इंजेस्ट करें, 7 दिन में रिजेक्शन बताएं। मुआवजा कंपनसेशन फ्रेमवर्क के तहत एक क्रेडिट संस्थान सीआई को शिकायतकर्ता को मुआवजा कब देना पड़ता है? Under the compensation framework, when is a credit institution CI required to pay compensation to a complainant? Option A. If the CI fails to resolve the complaint within 30 calendar days. Option B. If the CI fails to send updated credit information to the CIC within 21 calendar days of being informed. Option C. If the CI fails to send updated credit information to the CIC within 9 calendar days of being informed. Option D. If the CI rejects the complainant's request for data correction. सही जवाब है ऑप्शन बी। सीआई की जिम्मेदारी तब बनती है जब वह देरी करता है। अगर शिकायतकर्ता या सीआईसी द्वारा सूचित किए जाने के 21 कैलेंडर दिनों के भीतर सीआई सही या अपडेटेड जानकारी सीआईसी को नहीं भेजता है तो सीआई को मुआवजा देना होगा। कुल डेडलाइन 30 दिन की है जिसमें से 21 दिन सीआई के पास हैं। अब देखते हैं
कि सीआईसी को मुआवजा कब देना पड़ता है। यह मानते हुए कि क्रेडिट संस्थान सीआई ने अपना काम सही ढंग से किया, एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी को मुआवजा कब देना पड़ता है। When is a credit information company CIC required to pay compensation, assuming the credit institution CI acted properly? Option A. If the CIC fails to provide a free credit report within 24 hours of the complaint. Option B. If the CIC fails to resolve the complaint within 30 calendar days, despite the CI having furnished updated information within 21 days. Option C. If the CIC fails to update its search and match logic within 9 days of the complaint. Option D. If the CIC fails to ingest the corrected data from the CI within 5 calendar days. सही जवाब है ऑप्शन बी। सीआईसी की जिम्मेदारी तब बनती है जब सीआई अपना काम समय पर कर दे, पर सीआईसी न करे। अगर सीआई ने 21 दिनों के भीतर अपडेटेड जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी सीआईसी शिकायत को कुल 30 कैलेंडर दिनों के भीतर हल करने में विफल रहता है, तो सीआईसी को मुआवजा देना होगा। शिकायत के समाधान की तारीख, डेट ऑफ रेजोल्यूशन का ठीक ठीक क्या मतलब है। शिकायत समाधान, ग्रीवेंस रिजोल्यूशन के संदर्भ में शिकायत के समाधान की तारीख, डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ग्रीवेंस को कैसे परिभाषित किया गया है। In the context of grievance resolution, what is defined as the date of the resolution of the grievance? Option A. The date the credit institution, CI, sends the corrected data to the credit information company, CIC. Option B. The date the CIC ingests the corrected data into its database. Option C. The date when the rectified credit information report, CIR, has been sent by the CIC or CI to the complainant's postal or email address. Option D. The date the compensation amount is credited to the complainant's bank account. सही जवाब है ऑप्शन सी। समाधान की तारीख वह मानी जाती है जब सुधारी हुई क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR शिकायतकर्ता को भेज दी जाती है। यह रिपोर्ट उनके दिए गए पोस्टल एड्रेस या ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। इसी तारीख से गिना जाता है कि काम पूरा हुआ या नहीं। शिकायत हल होने के बाद मुआवजे की रकम कितने दिनों में जमा होनी चाहिए। मुआवजे कंपनसेशन की रकम शिकायत का समाधान होने के कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा हो जानी चाहिए। The compensation amount shall be credited to the bank account of the complainant within of the resolution of the complaint. Option A. 5 working days. Option B. 7 calendar days. Option C. 3 working days. Option D. 10 calendar days. सही जवाब है ऑप्शन ए। जैसे ही शिकायत का समाधान हो जाता है, यानी डेट ऑफ रेजोल्यूशन, उसके 5 वर्किंग डेज कामकाजी दिनों के भीतर मुआवजे की रकम शिकायतकर्ता के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। आखिर में देखते हैं कि कौन सी शिकायतें इस मुआवजे के फ्रेमवर्क से बाहर रखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिकायतें देरी से अपडेशन के लिए मुआवजे कंपनसेशन के फ्रेमवर्क से बाहर रखी गई हैं। Which of the following complaints are excluded from the compensation framework for delayed updation? 1. Complaints that are already pending in other fora, such as the Consumer Disputes Redressal Commission. 2. Complaints pertaining to disputes about the computation of a credit score. 3. Disputes for which a remedy is provided under Section 18 of SICRA, 2005. 4. Complaints regarding a default being incorrectly reported by a credit institution. Option A. 1 and 4 only. Option B.
1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही एक्सक्लूजन लिस्ट में हैं। यह मुआवजा फ्रेमवर्क उन शिकायतों पर लागू नहीं होता जो पहले से ही किसी और फोरम जैसे कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग है। यह क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन से जुड़े विवादों पर भी लागू नहीं होता। साथ ही सीकरा एक्ट 2005 के सेक्शन 18 के तहत आने वाले विवाद भी इससे बाहर हैं। चलिए अब क्वेश्चन 31 से 35 तक का रिवीजन करते हैं। सीआई को 21 दिन में डेटा न भेजने पर मुआवजा देना होगा। सीआईसी को 30 दिन में शिकायत हल न करने पर मुआवजा देना होगा। समाधान की तारीख वह है जब सही रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भेजी जाती है। मुआवजा समाधान के 5 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यह फ्रेमवर्क स्कोर कंप्यूटेशन या सेक्शन 18 के मामलों पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने आरबीआई के सीआईसी रूल्स के सबसे जरूरी पहलुओं को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि डेटा मैनेजमेंट, डीक्यूआई और खासकर शिकायत समाधान, ग्रीवेंस रिड्रेसल का पूरा फ्रेमवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, वो 30 दिन की रेजोल्यूशन टाइमलाइन और 100 रुपये प्रतिदिन के मुआवजे वाला पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसे जरूर पक्का कर लें। अगर ये सेशन आपको फायदेमंद लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स के साथ।